दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जीके गुरु जेटा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं अधिगम अक्षमता की। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट के रेगुलर वीडियोस आपको चैनल पर मिल रही हैं। वो इंग्लिश सब्जेक्ट की है, वो चाइल्ड साइकोलॉजी की है, इन्वायरमेंट साइंस की है। आप अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे वह अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग क्या है? लर्निंग का मतलब है अधिगम। लर्निंग का मतलब है सीखना। लर्निंग का मतलब है कि कहीं से भी ज्ञान अर्जित कर लेना, वो लर्निंग। डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी इज द पार्ट ऑफ टू वर्ड्स, डिस and ability. This here refer for the negative sense and ability means capacity, able होना। जब किसी चीज के लायक हम नहीं होते हैं, डिसेबल होते हैं, जब हम अक्षम होते हैं, वो समझने में भी, वो सीखने में, किसी चीज को पहचानने में, पढ़ने में, लिखने में हम किस तरीके से अक्षम हैं, हम किस तरीके से चीजों को खुद में समाहित नहीं कर पाते हैं, ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं। तो जहां हम इन चीजों की बात करेंगे वो होता है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। अब क्या है, जैसे कुछ बच्चे हैं, उनको शब्दों को बोलने में, उच्चारण करने में दिक्कत आती है। कुछ ऐसे हैं जो लिखने में दिक्कत महसूस करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ ऐसे अक्षर हैं हिंदी के जिनमें डिफरेंस नहीं पता होता है। तो कुछ ऐसे हैं जो बी और डी में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश के लेटर्स में, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जहां पर हम इन चीजों को लेकर अक्षम होते हैं, समझदार नहीं होते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, अपने को अयोग्य पाते हैं, वो होता है अधिगम अक्षमता। अब जैसे मैं जहां काम करता हूं वहां पर एक बच्चा है जो कुछ शब्दों को नहीं पढ़ पाता है, तो अक्षम है वो। अब आइए एक एक कर कर इनके बारे में बात करते हैं और ये जानते हैं कि किन तरीकों से हम अक्षम हो सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वह जब हम पढ़ने में अक्षम होते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये होता क्या है? डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया का मतलब है कि जब हम पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, पढ़ने में दिक्कत आती है हमको, जब हम किसी शब्द को पढ़ने में अक्षम होते हैं, उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। जैसे ड़ा और अड़ा, ये अक्षर हैं, ये जब किसी शब्द में आ जाते हैं तो कंफ्यूज करते हैं जिसको। तब आप समझ लीजिए, या कोई ऐसा शब्द है जैसे ईंट कहना है और वो नहीं कह पा रहा है, ट्रेन कहना है, उससे नहीं निकल रहा है शब्द, रेलगाड़ी कहना है। तो कुछ लोगों को आप देखिए कि रा शब्द, रा अक्षर प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। तो जिनके साथ इस तरह की दिक्कत है वो डिसलेक्सिया है, जहां हमको पढ़ने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। फिर है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया से हमारा मतलब है कि जब किसी शब्द को, किसी अक्षर को लिखने में कठिनाई है। पहला हमने देखा डिसलेक्सिया, जहां पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, वहीं पर डिस्ग्राफिया में क्या होगा? ग्राफ। जैसे हम बनाते हैं ना, ये हमारा पेपर है और इसमें इस तरीके से बना रहता है और इसमें हमको क्या करना है, हम ग्राफ बनाते हैं, बार चेक करते हैं। तो हमको नहीं अगर आ रहा है, हम नहीं बना पाते हैं, लिख नहीं पा रहे हैं हम किसी शब्द को ठीक से बोलने पर, तो वो डिस्ग्राफिया होता है, जहां लिखने में तकलीफ आती है। फिर है डिस्कैलकुलिया।
ये शब्द है डिस, जहां पर भी लग रहा है आप ये समझिए कि वो डिसेबिलिटी को बता रहा है, वो अक्षमता को बता रहा है। डिसकैलकुलिया, जब हमको किसी चीज को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो जहां हमको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, जहां हम गुणा नहीं कर पाएंगे, जहां हमको जोड़ने में दिक्कत आ रही है, घटाने में दिक्कत आ रही है, उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन करने में जहां पर हम अक्षम पाते हैं खुद को। आइए नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 पर है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया से मतलब है जब भ्रम की स्थिति है, जब हम ये नहीं पहचान पाते हैं कि कोई भी वस्तु किस स्थिति में है, जब हम भ्रम में हो, जब हमको न पता हो कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, जब इस तरह का कंफ्यूजन हो, भ्रम हो, हमको समझने में खुद को अक्षम पाए, पहचानने में अक्षम पाए, तो उसको डिस्मॉर्फिया के नाम से जानते हैं। आइए नंबर 5 देखते हैं। डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब क्या है? जहां पर बोलने से संबंधित विकार आते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं, जुबान लड़खड़ा रही है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे रेलगाड़ी कहना है तो बहुत से लोगों का रा नहीं निकलता है, प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं ये अक्षर, वो डिस्फेजिया है। जहां पर बोलने से संबंधित विकार है, बोलने की दिक्कत है, जहां बोलने में हम खुद को अक्षम पाते हैं, उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके 6 नंबर की। हमने अभी तक 5 देख लिए, अब नंबर 6। नंबर 6 में हम पढ़ेंगे डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया से हमारा मतलब है शारीरिक कौशल से संबंधित जो विकार होते हैं, जो शारीरिक कौशल से संबंधित होते हैं विकार, अक्षमता, उसको हम डिस्प्रैक्सिया के नाम से जानते हैं। नंबर 7 पे हम देखेंगे डिस्थेमिया। डिस्थेमिया से मतलब है हमारा जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है, जब वो टेंशनाइज होता है, जब प्रेशर महसूस करता है। इस स्थिति में आप अगर तनाव में हैं, आप चीजों को ठीक से नहीं समझ सकते हैं, आप खुद को परेशान महसूस करते हैं, उस स्थिति को डिस्थेमिया के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे ADHD की। ADHD क्या है उसके बाद बारे में बात किया जाएगा। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD। ये है क्या? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट ADHD, इसका मतलब है कि किसी एक चीज पर ध्यान को केंद्रित करना, खुद को सेंट्रलाइज कर लेना, किसी ऐसी वस्तु पर, किसी ऐसे विषय पर जब हम अपना ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित कर लेते हैं। और होता क्या है इसमें कि जैसे कोई बच्चा है, वो क्या हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाना, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर होना। वो इतना एक्टिव हो जाता है कि बच्चा वो समझ नहीं पाता है क्या सही है क्या गलत है।
उसको ADHD के नाम से जानते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एक तरह का डिसऑर्डर है ये, एक तरह की कमी है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा बहुत एक्टिव है तो वो नॉर्मल है, नहीं। आप ये समझिए कि कोई बच्चा प्लेग्राउंड से आ रहा है भागते हुए दौड़ते हुए, और जैसे ही घर के मेन डोर पर पहुंचता है तो हाथों से दरवाजे को खोलने की बजाय पैरों से मारता है धड़ाक की आवाज के साथ। आप समझिए कि ADHD जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। बच्चा क्रिकेट के मैदान में है और आउट हो गया वो, तो क्या करेगा? वो बल्ले को उठा के पटक देगा जमीन पे, अपना सारा क्रोध वो बल्ले के ऊपर दिखाएगा, ग्राउंड के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर। उसको क्या लगेगा कि उनकी गलती से हुआ है, बैट ने ठीक से काम नहीं किया, जबकि उसके अंदर स्किल की कमी है और जो सामने बॉलिंग कर रहा है वो ज्यादा स्किल्ड है और उसकी जो स्किल है उसको समझ नहीं पाया। लेकिन बच्चे को क्या लगता है? उसके अंदर ये डिसऑर्डर है जिसको ADHD के नाम से जानते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसका दूसरा पार्ट है स्वालीनता। स्वालीनता जिसको हम ऑटिज्म के नाम से जानते हैं। जैसा कि शब्द स्वालीन, खुद में ही लीन हो जाना, खुद में ही खुद को समाहित कर लेना, किसी और के बारे में ना सोचना, कुछ और नहीं समझना, अपने अंदर ही अंदर घुटते रहना, अपनी ही बात करते रहना, वो होता है ऑटिज्म, वो होता है स्वालीनता। उसको हम आत्म केंद्रीयता भी कहते हैं। आत्म केंद्रीयता, जब हम खुद में केंद्रित होते हैं, जब सेंटर पॉइंट हम खुद हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं है, हमारे अपने विचार के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, जहां पर आप इस तरीके से बंध जाते हैं, जहां पर एक तरह का बॉन्ड हो जाता है, वो होता है आत्म केंद्रित होना। उसको बोलते हैं स्वालीनता। उसी को हम ऑटिज्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे कोई दिव्यांग है, अब क्या हुआ कि उसका मोरल जो अप करने की जरूरत है, उसको इनकरेज करने की जरूरत है, वो हम नहीं कर रहे हैं या हो भी नहीं रहा है वो, तो क्या होगा? आत्म केंद्रित हो जाएगा, अंदर ही अंदर वो जलेगा, अंदर ही अंदर बुझता रहेगा वो, उसका वो स्वालीनता हो गया, ऑटिज्म हो गया या आत्म केंद्रीयता हो गया। अब आइए इसके अगले विषय पर बात करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, और भारत की सरकार ने उस पर एक एक्ट भी बनाया हुआ है 2016 में, जिसको हम राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं RPWD एक्ट 2015 के नाम से जानते हैं। राइट ऑफ पर्सन, और कैसे पर्सन के राइट की बात की जा रही है? राइट ऑफ पर्संस विथ डिसएबिलिटीज। किसके बारे में बात की जा रही है? राइट, अधिकार दिया गया ऐसे पर्सन को जो डिसेबल हैं, जो डिसेबल हैं या जो डिसऑर्डर है जिनको। एक्ट 2015-2016 RPWD। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। एक तरह का अधिकार, जिस तरीके से पोटा है, जिस तरीके से और भी कानून संसद के अंदर विधेयक लाके, अध्यादेश लाके सरकार कानून का रूप देती है, ठीक उस तरीके से ऐसे डिसेबल लोगों के लिए भी सरकार ने काम किया और एक एक्ट लेकर आई। 2015 में इसके बारे में सबसे पहले बात की गई। और आप ये जानिए कि जो दिव्यांग शब्द है वो यहीं से निकल के आया, इसी एक्ट के थ्रू आया है। जो डिसेबिलिटी है, जो डिसऑर्डर है, वो यहाँ से आता है। किस तरह के अधिकार दिए गए, किस तरह की बात की गई। RPWD आप समझने के लिए ऐसा कहिए PWD एक्ट 2015-16 की हम बात कर रहे हैं। जब सरकार ने इस एक्ट को ले आया,
ले आती है फंक्शन में, तो इसके अंदर सरकार को इस बात की छूट हो गई कि 21 तरह की विकलांगता। अब ये जानिए कि जो विकलांग शब्द है ना, वो इस एक्ट के थ्रू हटाया गया और इसकी जगह पर एक नया शब्द आया, दिव्यांग। वो इसी एक्ट के बाद आता है, इसी एक्ट के थ्रू आता है, आप ऐसा समझिए। तो संसद को जो 7 से 8 तरह की विकलांगता के बारे में विचार करने की व्यवस्था की गई थी, वो अब 21 तरह के विकलांगता के स्तरों पर बात कर सकती है। संसद को यह अधिकार हो गया इस एक्ट के थ्रू। इस एक्ट के थ्रू किसी भी व्यक्ति को विकलांग कहने की बजाय हम दिव्यांग कहेंगे। संसद अब 21 तरह के विकलांगता के स्तरों पर बात कर सकती है, काम कर सकती है। और इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि सरकार अगर चाहे ना, केंद्र सरकार, सरकार से मतलब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से, तो विकलांगता के अन्य स्तरों को भी इसके साथ में ऐड कर सकती है। वो विचार कर सकती है। उसकी समितियां हैं और वो समय समय पर विचार करेंगी। इसमें क्या होता है कि जो ऐसे होते हैं, डिसेबल होते हैं, उनको कुछ तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे समानता। हमने अपने संविधान में पढ़ा हुआ है। और जो गैर भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट को लेके, क्रीड को लेकर, सेक्स को लेकर के, वो सब समाप्त करने की बात की गई है। किसी भी तरह की गैर भेदभाव के खिलाफ बात करते हैं इस एक्ट के अंदर। समानता की बात करते हैं कि कोई दिव्यांग है, कोई डिसेबल है किसी भी तरीके का, तो वो एक आम जन की तरह ही अधिकार रखता है। उसी तरीके से काम करने का वो भी अधिकारी है, उसी तरह की सुविधाएं ले सकता है। एक समिति का निर्माण किया गया और उस समिति ने इस एक्ट के अंदर कुछ सुझाव दिए हैं। उन सुझावों में हम जान सकते हैं, सबसे पहले जो हमने आपको बताया कि समानता और गैर भेदभाव की बात की गई, कि किसी तरह का कोई भेदभाव किसी भी दिव्यांग जन के साथ नहीं किया जाएगा। दूसरा जो सुझाव था वो था कि स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट, स्कूलों में जाने वाले बच्चे, 5 साल में सर्वे किया जाएगा उनका। हर 5 साल में सर्वे होगा। टीएलएम के थ्रू उनको फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाएंगी, बुक्स, टीएलएम, इस तरह की फैसिलिटी ऐसे दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो हमने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2015-16 के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक अधिगम अक्षमता में गतिमान अक्षमता। ये क्या है उसकी बात करते हैं। गतिमान अक्षमता से हमारा मतलब है कि शारीरिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता, गतिमान अक्षमता, शारीरिक अक्षमता। शारीरिक अक्षमता से आप समझ रहे होंगे कि जिनका शरीर, जैसे मानसिक विकार भी हो सकता है, मानसिक तौर पे भी कोई कमजोर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गतिमान अक्षमता के अंतर्गत हम शारीरिक अक्षमता की बात कर रहे हैं कि जो शरीर से कमजोर हैं, जिनकी मसल्स ठीक तरीके से काम नहीं करती हैं, मसल्स, मांसपेशियां जिनकी ठीक से काम नहीं करती हैं, वो शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत आते हैं। मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करती, मसल्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं। जैसे जब मांसपेशियां काम नहीं करेंगी तो क्या क्या है इसके अंदर? चलना है, कूदना है, दौड़ना है। अगर मांसपेशियां ठीक से अपना काम नहीं करेंगी तो ये काम हमारे प्रभावित होंगे। चलने फिरने का काम, हमारा उठने बैठने का काम, किसी वस्तु को हाथ में पकड़ना, और फिर मांसपेशियां काम नहीं करेंगी तो चीजें हाथ से छूट के नीचे गिर जाएंगी, हम दौड़ नहीं पाएंगे, हम कूद नहीं पाएंगे। अगर मांसपेशियां काम नहीं करेंगी तो हम शारीरिक रूप से अक्षम हो जाएंगे।
फिजिकल डिसेबल हो जाएंगे। आज के अपने इस वीडियो में जिसमें हमने अधिगम अक्षमता के अंतर्गत जिन बिंदुओं की बात की, उनमें हमने RPWD एक्ट की बात की, हमने एक प्रिवेंशन एक्ट की बात की, उसके अंतर्गत हमने स्वालीनता, आत्म केंद्रीयता या ऑटिज्म कहिए उसको, उसकी भी बात की, साथ साथ ADHD जिसकी बात हमने की, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की बात की। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।